नमस्ते बागवान साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एप्पल ग्रो में बात करने वाले हैं सेब की तुड़ान के बाद हमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें तुड़ान के बाद जितनी जल्दी हो सके कॉपर आधारित फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम सेब को स्पर यानी बीम से तोड़ते हैं तो उस जगह से सैप लीक होता है, जिस वजह से कैंकर जैसे फंगस को प्रवेश बिंदु मिल जाता है। इसलिए हमें कॉपर आधारित फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कैंकर जैसी बीमारी उत्पन्न ना हो सके। उसी के साथ हमें अपने बगीचे में देखना होगा कि कहीं वूली एफिड का प्रकोप तो नहीं। कई जगह वूली एफिड बीमों के नीचे बहुत छोटी मात्रा में होता है और हम इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो हमें अच्छे से बगीचे का निरीक्षण करना चाहिए और यदि वूली एफिड है तो हमें फंगिसाइड के साथ एक अच्छा कीटनाशक जैसे कि क्लोरोपाइरोफोस, जिसे आमतौर पर डरमेट के नाम से भी जाना जाता है, का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरोफोस को 200 लीटर पानी में करना चाहिए। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कौन से कॉपर आधारित उत्पाद और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में ब्लाइटॉक्स नाम का प्रोडक्ट आता है, जिसे टाटा कंपनी बनाती है और उसका रासायनिक नाम कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड होता है। आप उसका इस्तेमाल 600 ग्राम प्रति 200 लीटर में कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का कुप्रोफिक्स भी आता है, जिसमें कॉपर प्लस मैंकोजेब होता है। आप उसका इस्तेमाल भी 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में कर सकते हैं। इसके अलावा हम सल्फर या लाइम सल्फर या बोडो मिक्सचर का भी इस्तेमाल करते हैं। बागवानों को जो भी सस्ता लगे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह तो फंगिसाइड और कीटनाशकों की बात थी। अब बात आती है पोषण देने की, चाहे स्प्रे देनी हो या मिट्टी में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें इस समय नाइट्रोजन देना होता है ताकि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी ना रहे और वो अगले साल के फल उत्पादन के लिए नाइट्रोजन स्टोर कर सके। आमतौर पर पेड़ अपनी सारी ऊर्जा फल बनाने में लगा चुका होता है, तो उसके पास ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए हमें अभी उसे पोषण देना होता है ताकि वह उसे स्टोर करके आगामी साल में उसका इस्तेमाल कर सके। यदि हम अभी पोषण नहीं देंगे तो हमें ऑल्टरनेट बियरिंग यानी एक साल फसल का लगना और एक साल नहीं लगना, ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें सॉइल के जरिए या फोलियर स्प्रे के जरिए पोषण देना चाहिए। तो जो हमें न्यूट्रिएंट्स देने हैं उसमें आमतौर पर 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो, जिन्हें पौधा अधिक मात्रा में इस्तेमाल करता है, और माइक्रो, जिसकी जरूरत पौधे को मैक्रो की तुलना में कम होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिट्टी में कम होती है, जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश, क्योंकि हम काफी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाती है। इसलिए हमें इन्हें खाद के जरिए देना होता है। कुछ बागवान इस कमी को पूरा करने के लिए प्राकृतिक खेती का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे सप्तधान अंकुर का इस्तेमाल करना। वह भी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है, परंतु इसकी बात हम कभी और करेंगे। हमें नाइट्रोजन को सॉइल और स्प्रे दोनों से देना है। पहले बात करते हैं सॉइल की। तो हमें सॉइल से नाइट्रोजन देने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए, परंतु बहुत से बागवान, खासकर लो हाइट वाले बागवान, सेब तुड़ान के तुरंत बाद ही खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। इसकी वजह यह है कि अगर हम तुड़ान के तुरंत बाद ही नाइट्रोजन वाली खाद देते हैं तो प्लांट कुछ दिनों में ही उसे अपटेक कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल नई ग्रोथ के लिए कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट उस नाइट्रोजन को अपने पास स्टोर नहीं कर पाता है और अगले वर्ष ब्लूमिंग के बजाय ग्रोथ पर चला जाता है, क्योंकि प्लांट के पास उचित ऊर्जा नहीं होती है। इसीलिए हमें सही समय यानी हमारे बगीचे में पत्तियां गिरने की शुरुआत होते ही नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर यह व्यवस्था अक्टूबर के महीने में आती है। वही दूसरा कारण यह भी है कि अगस्त महीने में मानसून चला होता है, जिसकी वजह से अधिक बारिश में यूरिया जैसी खाद का लीच यानी बह जाने का खतरा होता है। इसीलिए हमें सही समय पर खाद का उपयोग करना चाहिए। खाद को लेट डालने का एक और फायदा यह भी है कि हमें अपनी सॉइल को टेस्ट करवाने का समय मिल जाता है, जिससे कि हम अपनी ज़मीन में कमी के आधार पर खाद डाल सकते हैं। उससे हमारे पैसे भी बच सकते हैं और प्लांट को आवश्यक न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। फिर भी यदि आप खाद डालना चाहते हैं तो यूरिया एक बहुत अच्छा और सस्ता विकल्प होता है। नाइट्रोजन पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए, परंतु हम एक साथ बहुत सारा नाइट्रोजन नहीं दे सकते, इसलिए
इसका एक अच्छा तरीका यह है कि हम नाइट्रोजन को साल में 2 बार कम मात्रा में दें। जैसे कि हम अपनी प्रैक्टिसेस शेयर करें तो हम पोस्ट हार्वेस्ट में 30 साल से बड़े पौधों में 1.5 किलो यूरिया और 50 से 30 साल के पौधों में 1 किलो यूरिया और उससे छोटे 7 से 15 में 500 ग्राम तक का इस्तेमाल करते हैं, परंतु सॉइल टेस्ट के आधार पर। दूसरा डोज हम ग्रीन टिप पर करते हैं। यूरिया के अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे 15-15-15, सुफला, 12-32-16 या 12-11-18, यारा मिला कॉम्प्लेक्स इत्यादि। इसका चयन बागवान अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं, परंतु यदि आप यारा जैसी खाद ले रहे हैं तो उसका डोसेज कम होता है। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इन्हें काफ़ी हद तक प्लांट सॉइल से अपने आप ले लेता है, परंतु अगर हमारी सॉइल की उपजाऊता कम है तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को बाहर से देने होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक इत्यादि। इन सभी का अपना महत्व होता है, हालांकि हम इन्हें किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब जानते हैं इनके क्या अनुपात होने चाहिए और इन्हें कब देना चाहिए। हमें मैग्नीशियम 100 ग्राम, बोरोन 250 ग्राम और जिंक 100 ग्राम को 200 लीटर पानी में डालना चाहिए। इसके अलावा हमें नाइट्रोजन को स्प्रे के जरिए भी देना चाहिए। नाइट्रोजन अलग अलग प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से बागवान या फिर हम खुद यूरिया की खाद को पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। यह एक सस्ता और रिच सोर्स होता है नाइट्रोजन देने का। हमें 2 से 2.5 किलो यूरिया का इस्तेमाल 200 लीटर पानी में करना चाहिए। कुछ बागवान इसे 2.5 किलो से भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह एक गलत प्रैक्टिस है। यूरिया के अलावा एक और विकल्प होता है जो है नैनो यूरिया, जिसे इफ्को कंपनी बनाती है। यह हिमफेड में भी उपलब्ध होता है। हम इसका इस्तेमाल 2 से 4 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें 400 से 800 मिलीलीटर नैनो यूरिया को 200 लीटर पानी में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस स्प्रे को फंगिसाइड की स्प्रे के साथ दिन के बाद कभी भी जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, ताकि यदि हमारे प्लांट्स में पतझड़ लगा हुआ है तो जो बचे हुए पत्ते होते हैं वो इन्हें जल्दी से जल्दी अपटेक कर लें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमें पोस्ट हार्वेस्ट में करना चाहिए वो है सॉइल सैंपल लेना। जैसे कि हमने कहा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में प्लांट उपयोग करता है, तो हमें उन्हें सॉइल से फर्टिलाइज़र या फर्टिगेशन के ज़रिए देने पड़ते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि यह हमारी सॉइल में कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए हमें सॉइल टेस्ट करवानी होगी, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी सॉइल में कितनी मात्रा में है। यदि वो ज़्यादा होता है तो हमें उसे डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे हमारे खाद के पैसे भी बच जाते हैं, और यदि वो कम होता है तो हमें कितना डालना चाहिए यह भी पता चल जाता है। सॉइल टेस्ट के साथ हमें सॉइल का पीएच भी पता चलता है। आसान भाषा में यदि सॉइल का पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में नहीं होगा तो हमारे प्लांट कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम दे रहे हैं उसे अपटेक नहीं करते, यानी कि हमारी खाद व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हमें सॉइल टेस्ट करवाने के बाद यह जानना होता है कि पीएच कितना है और यदि कम या ज़्यादा है तो उसे कैसे संभालना है। अक्सर हमारा पीएच कम होता है क्योंकि हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि कम हो या ज़्यादा करना हो तो हमें चूना का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि ज़्यादा हो तो हमें एलिमेंटल सल्फर या फिर खादें जैसे अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए भविष्य में और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।